हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है और यहीं से आप धीरे धीरे करके टॉपिक्स को सीखेंगे। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या वॉइस और वीडियो क्वालिटी सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। पाइथन क्या है, किसने डेवलप किया, कितने वर्जन्स होते हैं, पाइथन को आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज किया जाता है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक बार प्लीज चैट में कंफर्म करिए सब, क्या सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको वॉइस आ रही है और वीडियो क्वालिटी क्लियर है। एक बार प्लीज कंफर्म करिए, फिर इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये वेरिएबल जो वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर, जो आप देख पा रहे होगे वेरिएबल, ये बार बार आने वाली क्लासेस में हम यूज करेंगे। हमेशा प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वेरिएबल का जिक्र होगा, तो आपको वेरिएबल पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है और इसको किस पर्पज से हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वेरिएबल का मतलब है, जैसे आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो जो आपकी वैल्यूज होंगी उसको किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हमें रखना होगा। तो अगर आप सिंपल सी भाषा में समझना चाहते हैं तो वेरिएबल का मतलब होता है एक तरीके का कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा या वैल्यू को स्टोर करेंगे। और अगर हम टेक्निकल भाषा में इसकी बात करें तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मींस अगर आपके पास एक नंबर है 10 और इस नंबर को आप कहीं पर स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम किसी वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। जैसे कि नम नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया और इसमें हमने 10 स्टोर कर दिया। अब जब पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके लाइंस ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं या कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उसको फर्दर आगे प्रोसेस करता है और इसके बिहाफ पे आपको आउटपुट मिलता है। तो जब हमारा इंटरप्रेटर पाइथन का इस पर्टिकुलर लाइन को रीड करेगा तो इसका सबसे पहला टास्क क्या होगा, इस नाम से एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया जाएगा। जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से, किसी भी टाइप की कोई भी अगर आप मेमोरी देखेंगे तो मेमोरी हमेशा ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। मेमोरी हमेशा इस तरीके के ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। ओके, अब यहाँ पर एक नंबर स्टोर किया गया और इस वेरिएबल का नाम क्या है, नम। तो यहाँ पर जब इंटरप्रेटर पाइथन का इसको रीड करेगा तो रैम मीन्स जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उस मेमोरी के किसी एक ब्लॉक को रिजर्व कर लिया जाएगा। मान लीजिए ये वाला ब्लॉक रिजर्व करता है तो इसका नाम क्या रख देगा, नम। और इस नम वेरिएबल के अंदर मीन्स इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करते हैं, जैसे आप 10 स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पर उस वेरिएबल में स्टोर किए गए डेटा या वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइन में आप समझ लीजिए वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है, नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को दिया गया एक नाम होता है, या फिर जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं उसके जो ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का दिया गया एक नाम होता है। अगर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू कहाँ पर स्टोर्ड है और उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। और जब हम हर एक ब्लॉक का एक अलग अलग यूनिक नेम दे देते हैं और उसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो प्रोग्राम को हेल्प मिलता है कि कब कौन सी वैल्यू कहाँ से एक्सेस करनी है, किस मेमोरी ब्लॉक से एक्सेस करनी है। यस, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है जिसमें आपके द्वारा स्टोर की गई वैल्यू को स्टोर किया जाता है उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर। जब भी आप किसी वैल्यू को प्रोसेस करेंगे प्रोग्राम के माध्यम से तो कहीं ना कहीं हम पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है या वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे आपको 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास 2 नंबर होने चाहिए। जैसे एक नंबर हमने ए में स्टोर कर दिया और दूसरा नंबर हमने स्टोर कर दिया 15 बी के अंदर। अब फाइनली हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे सी और इसके अंदर हमने ए प्लस बी कर दिया। इट मीन्स ये क्या होगा, ए वेरिएबल यहाँ पर है, बी वेरिएबल है और सी वेरिएबल है। इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स की जरूरत होगी। और अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं
तो जैसे हमारे किचन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस या अलग अलग चीजें हम रखने के लिए उसको यूज करते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कंटेनर हैं जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा, जिसको हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां पर हमारा डेटा या वैल्यू स्टोर होता है। और अगर आप थोड़ा सा इसको रिफाइन वे में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच कैन स्टोर अ डेटा ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप। मीन्स वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम है जो दिए गए डेटा टाइप की वैल्यूज को अपने मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करता है। ठीक है, आई होप क्लियर समझ में आया होगा। सभी एक बार बताइए, क्या वेरिएबल क्लियर समझ में आ गया कि वेरिएबल होता क्या है? आर्यन, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि लेबल में पासिंग नंबर्स क्या है। अच्छा, ओ लेबल में आपने पूछा होगा पासिंग नंबर्स क्या है। तो इस पे बेस एक डेडिकेटेड वीडियो हमने अपने ज्ञानएक्सपी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। वैसे पासिंग के लिए दो क्राइटेरियाज होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिकल और थियरी में आपके 33 मार्क्स होने चाहिए, बट इन दोनों का जब वेटेज निकालते हैं तो 50% आना चाहिए। और वेटेज निकालने का भी एक तरीका होता है, जैसे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स, जो थियरी के मार्क्स होंगे उसका टोटल 60% लिया जाएगा। थियरी में आपको जितने नंबर मिलेंगे उसका 60% लिया जाएगा, और प्रैक्टिकल में जितने मार्क्स मिलेंगे इसका 40% लिया जाता है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके मिनिमम 50 मार्क्स बनने चाहिए या 50% बनना चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पे 33 दोनों में होना ही चाहिए। बट अगर आप सिर्फ 33 लेके आएंगे तो आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तो उस केस में फेल हो जाएंगे। तो अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप स्टडी पे फोकस करें और ये टारगेट बना के चलें कि आपको सबसे टॉप ग्रेड, जो सुपर ग्रेड जिसको कहा जाता है, वो लेके आना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिया है। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर 5 क्या है, 5 एक वैल्यू है, 5 एक वैल्यू है, और x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल नेम है। और यहाँ पर y क्या है, ये भी एक वेरिएबल नेम है। और ज्ञान एक्सपी जो लिखा हुआ ये भी क्या है, एक वैल्यू है। यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया गया है। अब प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट एक प्रोग्राम बताया था आपको कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने एक वेलकम मैसेज प्रिंट कराया था। आप में से जिनका भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि इस समय क्लास टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, प्लीज आप बाद में पूछिए, जरूर हम रिप्लाई करेंगे। फॉर्म अगर आपके जो अप्रैल में आएंगे उससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा तो आपको ऐप में मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अलग से सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ओके, तो कई बार क्या होता है, इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं बीच में क्लास इंटरप्ट होती है, तो मान लीजिए हमें इसको एक्सप्लेन करना था, वो मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। और क्लास का जो टाइम टेबल है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अभी 3 दिन क्लास चल रही, जरूरत पड़ती तो आगे नंबर ऑफ क्लासेस हम बढ़ाएंगे। और टाइमिंग होता है 6:30 PM। टाइम टेबल आप सभी को हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, फिर भी आज एक बार फिर से आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर x और y क्या है, दो वेरिएबल हैं और दोनों में अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया गया। देखिए यहाँ पर नंबर वैल्यू है, और ये क्या स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जब आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर की गई है किसके अंदर, y के अंदर, और x में क्या स्टोर किया गया, 5, जो कि एक नंबर है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, एक हमने ऑपरेटर यूज किया है, एक यहां पर हमने ऑपरेटर यूज किया इक्वल। इक्वल क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ये वैल्यूज को असाइन करता है। डरने की जरूरत नहीं है, आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। अगर आपके मन में एक बार डर बैठ गया, फिर कितना भी अच्छा पढ़ाया जाए, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार आपको डर खुद से निकालना होगा। जो चीजें पढ़ाई जा रही, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये चीजें समझ में आ रही तो आगे भी जो पढ़ाया जाएगा वो भी समझ में आएगा। ठीक, तो अभी आपको डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना पढ़े एग्जाम देने चले जाते हैं और फिर आपको बताते हैं पेपर बहुत टफ आता है। वो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, फिर वो बताएंगे पेपर टफ आता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो उन सब चीज़ से बचना है, अभी आपको स्टडी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जो इक्वल साइन है वो क्या, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा AB और यहाँ पे लिख दिया 15, तो मतलब ये 15 क्या, जो राइट हैंड साइड में लिखी गई वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा गया वेरिएबल होता है उसमें ये स्टोर हो जाता है।
मीन्स राइट हैंड साइड की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। और इसी वजह से इक्वल साइन को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू को असाइन करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स बनाए x और y, इस दोनों में अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया और फाइनली हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कर लिया है। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज के साथ में हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जस्ट हम यहाँ पे आइडियली ओपन करेंगे, ये आइडियली हमारा ओपन हो चुका है। अब जैसे हमें यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाना है नम इक्वल 15 हमने टाइप किया और इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर num2 इक्वल 20 और फाइनली हमने लिखा प्रिंट एक बार कोड देखें यहाँ पर, आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया नम नेम से और यहाँ पर 15 को स्टोर कर दिया गया है और इस जगह पे देखिए num2 नाम का वेरिएबल बनाया गया, इसमें 20 स्टोर कर दिया गया। और ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिससे सौरभ बिल्कुल बताएंगे, डबल इक्वल जब हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जैसे क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, अगर हमें कंपेयर करना होगा तो हम डबल इक्वल यूज करेंगे, और अगर ए की वैल्यू ए में बी की वैल्यू को स्टोर करनी है तो हम सिंगल इक्वल यूज करते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये होता है कंपैरेटर। तो हम अभी ऑपरेटर जब पढ़ाएंगे किसी एक स्पेसिफिक क्लास में तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं वो सारे एक साथ डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी जिनका भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज आप क्लास के बाद में पूछिए, अदरवाइज क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आप सभी के क्वेश्चंस को हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनका हम टोटल चाह रहे हैं, मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 25। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। जब भी आपको आउटपुट चाहिए स्क्रीन पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रिंट फंक्शन है, इसको यूज करेंगे। अगर प्रिंट के माध्यम से कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर डबल कोट्स या सिंगल कोड के अंदर मैसेज टाइप करते हैं। बट अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई वैल्यू को प्रिंट करना है या उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसमें स्टोर की गई वैल्यू प्लस इसमें स्टोर की गई वैल्यू को ये क्या करेगा, टोटल कर देगा और फिर फाइनली ये प्रिंट कर देगा। तो जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से या प्रिंट फंक्शन के माध्यम से, तो यहाँ पर डबल कोट्स या सिंगल कोड का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अब इसको टाइप करने के बाद अगर हम एंटर की हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने कुछ नेमिंग में गलती कर दी है। हाँ ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था num2 और बाय मिस्टेक मैंने num1 लिख दिया है। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखिए नम की जगह हमने मन लिखा हुआ है, तो इसको एक बार फिर से कर देते हैं ताकि फ्रेश स्क्रीन पे आपको चीजें दिखें प्रॉपर। देखिए num1 में हमने 10 स्टोर कर दिया है और num2 इसमें हम 15 स्टोर कर लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर num1 प्लस num2, तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। इस num1 के अंदर क्या स्टोर है, 10 इसके अंदर स्टोर हो गया, 15 किस में है, num2, और num1 num2 क्या है, वेरिएबल्स हैं, दीज आर द वेरिएबल। यस मनी, बिल्कुल सही बताया आपने, वहां पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी तो इसी वजह से हमें लगा कि दोबारा से इसको बता देते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पर भी वही सेम नाम यूज करना पड़ता। तो आप देखो num1 प्लस num2 हमने किया तो इन दोनों की वैल्यूज, इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर वैल्यूज को ये क्या करेगा, टोटल कर देगा और फाइनली हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। एक तो सिंपल सा तरीका ये हो गया। अगर आप वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करने के साथ साथ
आप एक मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं प्रिंट और एक मैसेज देना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ num1 इज, ये मैसेज चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इसके बाद num1 के अंदर स्टोर की गई वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे num1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, इसको सब यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बार बार इसको हम आने वाली क्लासेस में यूज करेंगे। तो अभी आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। जब हमें सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना था तो देखिए हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जैसा स्टेटमेंट यूज नहीं किया था। अभी हमें क्या करना है, हम चाह रहे थे कि मैसेज भी एक प्रिंट हो जाए और उसके साथ साथ हमारे वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। मीन्स num1 में जो हमने स्टोर किया है उसको भी प्रिंट करना चाहते हैं और उससे पहले ये मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने लिखा द वैल्यू ऑफ num1 इज और यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नाम दे दिया जिसकी वैल्यू प्रिंट होनी है। तो ये मैसेज आ गया, यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ num1 इज और इसके बाद 10 प्रिंट हो गया। 10 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल की वैल्यू है जो इसके अंदर स्टोर की गई थी और ये वाला मैसेज है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जब भी आपको ऐसा चाहिए कि आप सेम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैसेज के साथ साथ एक वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं द सम ऑफ, अब जैसे num1 और num2 को ऐड करने के बाद जो हमें सम आ रहा है तो हम वहां पर एक सिस्टमेटिक मैसेज भी देना चाहते हैं द सम ऑफ टू नंबर इज और उसके बाद चाहते हैं कि दोनों वैल्यूज की टोटलिंग आ जाए, मीन सम आ जाए। तो यहाँ पर हम एक मैसेज डालेंगे। आप किसी भी मैसेज को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर चाहे सिंगल कोड में लिखिए जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है और अब हम देखिए यहाँ पे डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो सिंटेक्स होते हैं अलाउड हैं, पाइथन में आप यूज कर सकते हैं। देखिए पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्मार्ट लैंग्वेज है, इसको कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, कुछ ये खुद इतनी समझदार है इसको अपने आप समझ में आ जाता है कि आगे हमें फर्दर करना क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं द सम ऑफ टू नंबर इज, ये मैसेज हमने दे दिया और अब हम चाहते हैं कि इसके बाद दो नंबर का जो टोटल जो वेरिएबल्स हमने वैल्यू लिए हैं num1 और num2 इनकी वैल्यूज टोटल होके आ जाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे num1 प्लस num2 और अब अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया। ओके, यहां तक किसी को अगर कोई भी नहीं, ट्रिपल कोट्स में मैसेज नहीं डाल सकते हैं। ट्रिपल कोट्स में अगर आपको करना है तो कमेंट्स डालना होता है तो हम यूज कर सकते हैं, आगे हम बताएंगे कमेंट्स जब पढ़ाएंगे और इसी चैप्टर में ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर इज ये मैसेज हो गया और इसके बाद हमने दो वेरिएबल्स रखे और इसके बीच में एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा दिया। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को टोटल करेगा, इन वेरिएबल्स में स्टोर किए गए नंबर्स को टोटल करेगा और फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टोटल आ गया और ये हमारा मैसेज आ गया। तो प्रिंट स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक, प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे जब भी हमें किसी वेरिएबल, अब आपको वेरिएबल भी पता होंगे, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग हो, अल्फाबेट है, कैरेक्टर है या कोई भी नंबर होगा उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 दिख रहा है, आपको यहाँ पे 25 दिख रहा है। यहाँ पर 10 क्यों दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ हमने num1 की वैल्यू प्रिंट की थी। और यहाँ पे 25 क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर num1 के अंदर 10 है और num2 के अंदर 15 है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 25 मिल गया। तो हम जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है इसके माध्यम से, मनी जब ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बीच बीच क्लास डिस्टर्ब होती है, हम आपको जरूर बताएंगे सारी चीजें। हैश अगर आपको सिंगल कमेंट्स लिखना है सिंगल लाइन का तो हैश यूज करेंगे और जब आपको मल्टी लाइन का कमेंट्स लिखना होता तो आप ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे, मींस ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। यस बिल्कुल। अभी प्लीज आप जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए क्योंकि जो बिगनर्स हैं जिनको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले से ये चीजें पढ़ रखी हैं, कोर्स में ऑलरेडी हमने रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है आप उसको पढ़ के आए हैं। तो अगर जब उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे उससे रिलेटेड क्वेरीज करिए तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा और वो क्लास कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगी।
उम्मीद है चीजें प्लीज आप आगे फॉलो करिएगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी होती, कैरेक्टर का भी एक बार देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें हम स्टोर करना चाह रहे हैं ज्ञान एक्सपी। ज्ञान एक्सपी क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसको स्टोर कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहां पर हम लिख देंगे ए। तो जब भी आपको नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, नंबर स्टोर करना है, जैसे आपके पास एक वेरिएबल ए है, इसमें आप 51 स्टोर करना चाहते थे, तो नंबर को आप डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे। बट मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है ए और इसमें आप कोई अल्फाबेट स्टोर करना चाहते हो, ए या बी, कोई बात नहीं मानी, ए या बी कुछ भी कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हमें डी स्टोर करना था, तो जो कैरेक्टर होता है उसको हमेशा सिंगल कोट्स में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, बट नॉर्मली हम सिंगल कोड यूज करते हैं क्योंकि ये आसान रहता है टाइप करना। तो नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो आप जस्ट नंबर टाइप कर देंगे, किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 92.83, तो आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं ऐसे। बट जब आप किसी स्ट्रिंग को या किसी कैरेक्टर को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक डी स्टोर किया है ए वेरिएबल में, तो डी क्या है, कैरेक्टर है, और यहाँ पर ए क्या है, एक वेरिएबल है, डी किस में स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा डी, आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें डी मिल जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर आपको कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है, तब भी आप उसे सिंगल कोट्स में लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है GXP, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, और वेरिएबल का नाम है ABC, तो ये ABC क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और GXP एक स्ट्रिंग है जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। कैरेक्टर जो सिंगल कैरेक्टर होता है, ABCD में से कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, और स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रिंग इसमें स्क्रीन क्लियर करने का शिवम कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, स्क्रीन क्लियर करने का इसमें ऐसा कोई भी फंक्शन या ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो सेल स्क्रिप्टिंग होती है इसमें स्क्रीन क्लियर नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं वो भी देख लिया, और प्लस नंबर्स को कैसे यूज करेंगे वो भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक देखेंगे। अब वेरिएबल तो आपने समझ लिया कि वेरिएबल होता क्या है। यस 5.56 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपने समझ लिया कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ABCD नाम से आपने बना लिया, या फिर आपने नम नाम से बना लिया, या फिर आपने नेम नाम का वेरिएबल बना लिया। बट वेरिएबल का जो नाम यहाँ पर आप असाइन करते हो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मन से किसी भी टाइप का वेरिएबल बना देंगे। तो वेरिएबल नेम जब भी हम यूज करेंगे तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप यही चीजें सीखेंगे कि आपको जो वेरिएबल नेम लेना है वो कैसा होना चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंटेक्स एरर आ जाएगी, आपके प्रोग्राम में एरर्स होगी, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले पॉइंट में यही लिखा गया कि आपका जो वेरिएबल नेम है हमेशा एक अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अ पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और अंडरस्कोर कैरेक्टर, अंडरस्कोर भी इसमें अलाउड होता है। अब यहीं से आपके एमसीक्यू की भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी। जैसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वेरिएबल, पाइथन में वेरिएबल किससे स्टार्ट हो सकता है, तो किसी भी अल्फाबेट से आप स्टार्ट कर सकते हो या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा अंडरस्कोर ABC, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, इसमें भी आप चाहें तो 10 या 20 स्टोर कर सकते हैं, कोई भी नंबर या अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं। अल्फाबेट या कैरेक्टर दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो आप किसी वेरिएबल को, या फिर आप अल्फाबेट से हमेशा स्टार्ट करेंगे। देखो कैरेक्टर और अल्फाबेट में अगर आप बेसिक डिफरेंस समझना चाहते हो, तो अल्फाबेट में आपको जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी, सॉरी, कैरेक्टर में एक स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हो सकता है, जैसे हैश हो गया, अंडरस्कोर है,
डॉलर है, ये सभी भी शामिल हो सकते हैं किसमें, कैरेक्टर के अंदर। बट जब अल्फाबेट की बात आती है तो अल्फाबेट अगर यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ इस इंग्लिश के लेटर्स को फॉलो करती है तो यहाँ पर ए टू जेड की बात होगी। अल्फाबेट का मतलब है ए टू जेड कोई भी कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं। और जब कैरेक्टर की बात होगी तो यहाँ पर अंडरस्कोर भी शामिल हो सकता है उसमें, स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। तो अब आपको पहला रूल पता हो गया, जब भी हम कोई वेरिएबल नेम बताएंगे। आप प्रदीप क्या लिखने की बात कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। तो वेरिएबल जब भी हम लिखेंगे कहीं ना कहीं, जब भी कोई वेरिएबल लिखा जाएगा तो हमेशा स्टार्टिंग किससे करनी है, किसी एक लेटर से करनी है, या फिर हम अंडरस्कोर शुरुआत में लगा सकते हैं, ये अलाउड है। इसके सिवा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर से आप इसको शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसे आप चाहें कि हैश यूज कर लें, हैश ABC, ये अलाउड नहीं होगा। आप जो हाइफन यूज करते हैं ABC, ये भी अलाउड नहीं होगा। आप $ABC, ये भी अलाउड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप वेरिएबल की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ केवल एक आपको अंडरस्कोर अलाउड है, या फिर जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, लेटर से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। यहाँ से क्या समझ में आया कि आपको ABC से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप इस नाम से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स नंबर से कभी भी किसी भी कैरेक्टर की शुरुआत नहीं हो सकती, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगी या फिर अंडरस्कोर से आप शुरुआत कर सकते हो। तो ये इसका पहला रूल हो गया। दूसरा आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है पाइथन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। कभी भी पाइथन का कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा गया पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, यहां पर आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं A to Z, और इसके साथ साथ चाहे तो आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। बट नंबर शुरुआत में अलाउड नहीं होता है, आप बाद में कभी भी लिख सकते हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया ABC और इसमें आपने लिख दिया 1 2 3, तो ये अलाउड है। आप बाद में बीच में कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट शुरुआत में नंबर अलाउड नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, एक अल्फा न्यूमेरिक हो गया। ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। अल्फा न्यूमेरिक उसको बोलते हैं जहां पर हम नंबर्स के साथ साथ कैरेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, या कैरेक्टर के साथ साथ नंबर इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहली बात तो प्रदीप, कोई भी नंबर कैपिटल में नहीं होता है। हाँ, आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम पहला लेटर कैपिटल से लिख सकते हैं और दूसरा स्मॉल से लिख सकते हैं, तो जी हाँ, अलाउड है। और यहाँ पर आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव हो जाता है। अगर हमने लिखा ABC और दूसरा लिखा ABC, इन दोनों में अलग अलग वैल्यूज स्टोर होंगी और ये दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। हाइफन से नहीं होता है भाई। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा फिर ये सारी चीजें आप सजेस्ट कर सकते हैं शिवम। देखो हाइफन यूज किया, हाइफन या तो आपको नहीं पता होगा कि हाइफन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंटेक्स एरर आ गई ना, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन, यहाँ पर अलाउड ही नहीं होता है हाइफन। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर अगर यूज करेंगे तो ये अलाउड है। देखो ये देख लीजिए, मनी ने पूछा केस सेंसिटिव क्या होता है। चलिए उसको भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं, केस सेंसिटिव होता क्या है। एक बार दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अभी शुरुआती कुछ प्रैक्टिकल्स आपको हम आइडियली पे करा रहे हैं,
और फिर थोड़ा सा क्योंकि आइडियली पे स्क्रीन क्लियर करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो बार बार हमें इसको क्लोज करके एक फ्रेश स्क्रीन ओपन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कुछ पाईचार्म का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आगे की क्लासेस में हम बीएस कोड यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। उसमें क्या होता है, यूआई अच्छा रहता है और बार बार हमें स्क्रीन को क्लोज नहीं करना पड़ेगा। अब मनी ने पूछा है कि केस सेंसिटिव क्या होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर ए बी सी और इसमें स्टोर कर दिया 10। दूसरा हमने लिखा ए बी सी और इसमें स्टोर कर दिया हमने 25। अब देखो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। मतलब अगर आप ए बी सी लिखते हो तो ये डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है, और अगर आपने लिखा ए बी सी ये एक दूसरे टाइप का वेरिएबल है। अगर आपने लिखा ए बी सी तो ये तीसरे टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। ये तीनों अलग अलग होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है केस सेंसिटिव का मतलब इसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को अलग अलग समझा जाएगा, दोनों को अलग अलग समझा जाएगा। ओके, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, दोनों को अलग अलग समझा जाएगा, इनकी मीनिंग अलग होगी। तो ये तीन वेरिएबल बन गए, तीन अलग अलग। आप चाहें तो इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें 10 स्टोर कर दिया, इसमें 15 स्टोर कर दिया, इसमें 20 स्टोर कर दिया, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट जब आप इसकी वैल्यू को 10 एक्सेस करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि आप ABC लिख देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, नहीं, आपको क्या लिखना होगा, ABC, तभी आपको 10 मिलेगा। अगर आप कैपिटल ABC लिखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अगर आप टाइटल केस में यूज करते हैं ABC तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो समझ में आ गया होगा आई होप केस सेंसिटिव क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अभी यहाँ पे हमने यूज किया है। अब देखो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट, और एक बार लिखते हैं ABC, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 10 आ गया। प्रिंट, अगली बार हम यूज करेंगे ABC और इसको प्रिंट किया। अब देखो दोनों अलग अलग, जब हमने कैपिटल ये वाला यूज किया था तो इसमें क्या असाइन किया गया था, 10 असाइन किया गया था, तो हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। और जब हम स्मॉल ABC लिखते हैं तो स्मॉल ABC में क्या स्टोर किया गया था, 25, तो यहाँ पे देखिए 25 मिल रहा है। मतलब ये लैंग्वेज जब आप कोई वेरिएबल नेम यूज करेंगे, क्लास नेम यूज करेंगे या फंक्शन नेम यूज करेंगे, तो उस केस में ये लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। और वेरिएबल्स, क्लास या फंक्शंस नेम, इसमें आपको अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस ये सब अलाउड हैं, आप यूज कर सकते हो। बट जब आप अलग अलग सेम स्ट्रिंग को अलग अलग केस में लिखेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। सेम स्ट्रिंग है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नम, नम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों अलग अलग माने जाएंगे। आई होप क्लियर समझ में आया होगा कि केस सेंसिटिव यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं और एग्जैक्टली केस सेंसिटिव होता क्या है। ठीक है, वापस चलते हैं और अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस वाले रूल की बात कर रहे थे, पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ होता है, और कोई दूसरा भी वेरिएबल में, पूरे वेरिएबल में आप कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर समझ लीजिएगा, कोई दूसरा कैरेक्टर हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर। जैसे आप लिखते हो ABC हैज या $D, तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे कभी भी किसी भी वेरिएबल में। अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। जैसे आप लिखना चाहते हो ABC या $C, तो ये अलाउड नहीं है। आप किसी दूसरे स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते हैं पाइथन के वेरिएबल नेम में। सिर्फ कौन सा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड होता है, अंडरस्कोर। आप इसको शुरुआत में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो बाद में या बीच में कहीं पर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं रोल नंबर। रोल नंबर देखिए जब हम लिखते हैं ना तो हमारी एक हैबिट होती है, आदत होती है, हम कैसे लिखते हैं, रोल स्पेस नंबर, और हम चाहेंगे इसमें 20 असाइन कर दें, तो ये अलाउड नहीं होगा। फुल स्क्रीन पे थोड़ा सा देख लीजिए, हमने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल नेम रोल नंबर। मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो यहाँ पर रोल और स्पेस नंबर लिखा हमने और 20 स्टोर कर दिया, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पर हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं इसको सेपरेट करने के लिए।
शिवम पूरी क्लास देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड ही नहीं, स्पेस भी स्पेशल कैरेक्टर में आता है, अंडरस्कोर के सिवा अलाउड नहीं। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस किसी भी वेरिएबल में अलाउड नहीं होता है। अगर आपको स्पेस दिखाना ही है तो इसको हम एक दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे आ गया, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को सेपरेट करना है तो आप यहाँ से अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। अब ये देखिए चल गया, इसमें वैल्यू स्टोर हो गई, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। तो अगर आपको यहाँ पर स्पेस, पहली बात तो अलाउड नहीं है, और दूसरा किसी भी टाइप का कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे वो भी अलाउड नहीं होता है। अंडरस्कोर आप शुरुआत में भी लगा सकते हो और बीच में या लास्ट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। मतलब अंडरस्कोर एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आप वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। प्रदीप पूरी क्लासेस देखिए, हर क्लास में जो जो टॉपिक आते जाएंगे ना उस पे बेस्ड हम प्रोग्रामिंग आपको बताएंगे। अभी भी प्रोग्रामिंग ही तो बता रहे हैं ना हम, बेसिक बेसिक चीजें जो सीखते जाएंगे धीरे धीरे करके। जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हायर लेवल के टॉपिक्स होंगे, तो उस पे बेस्ड थोड़े से बड़े प्रोग्राम बनेंगे। अभी हम सिर्फ जस्ट वेरिएबल समझ रहे हैं, तो वेरिएबल के बेस्ड हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं ताकि चीजें सीखें। और जब ये क्लास खत्म होगी, मतलब ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 3 पर जितने भी प्रोग्रामिंग बेस्ड टॉपिक हमने पढ़े हैं उस पे भी कुछ प्रोग्राम अलग से करा देंगे, कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे देंगे। तो आई होप वेरिएबल के ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। इन रूल्स का मतलब क्या है, देखो इसको याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बाद में ये चीजें याद ना करनी पड़े, आपको क्लास में याद करा दिया जाए। तो पहला रूल क्या था, हमेशा वेरिएबल एक अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। दूसरा क्या था, कोई भी वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और ए टू जेड के बीच में लोअर केस या अपर केस में से कुछ भी स्टोर यूज कर सकते हैं। देखो यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम वेरिएबल जब भी बनाएंगे तो उसमें क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड या स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच कोई भी अल्फाबेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाउड होता है। और 0 से लेकर 9 के बीच कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट शुरुआत में नंबर नहीं होना चाहिए, बीच में आप कहीं भी कोई भी नंबर लगा सकते हो। तीसरा यहाँ पे देखिए, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो आप वेरिएबल नेम में। तो बस ये छोटा सा जो स्टेटमेंट लिखा है इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या चीजें हम वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हैं, किसको यूज करके हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल इन पाइथन नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो अभी हम बता रहे थे ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं, जो वेरिएबल नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। और केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसे लोअर केस में नेम लिखा है और अपर केस में नेम लिखा है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, इनका अलग मीनिंग कंसीडर किया जाएगा। दोनों में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर तीसरा देखिए, तो एक तो लोअर केस में हो गया, एक टाइटल केस में हो गया, और ये अपर केस में हो गया। ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो यहीं से आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है। इसमें लिखा रिजर्व वर्ड्स, जिनको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। कीवर्ड आगे हम बताएंगे आपको कीवर्ड होता है क्या है, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं, जिनको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं, उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रिंट अभी हमने यूज किया है, प्रिंट एक फंक्शन नेम है और ये भी एक रिजर्व वर्ड्स है, इसको एज अ वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, आगे बहुत सारे अदर कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम बताएंगे कैसे आप देख सकते हो पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, उसका मतलब क्या है। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इसी पे बेस्ड आपके एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और पूछे जाएंगे। वेरिएबल को लेके किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। अगला टॉपिक हमारा कीवर्ड्स ही है, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। तो सबसे हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है, उसको देख लेते हैं, जो कि कहीं अलग से मेंशन नहीं, बट इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे एक वेरिएबल हमने बनाया ABCDEFGH या समथिंग कुछ भी हमने लिख दिया, XBDCM
PTSZYT, ये हमने लिखा और इसमें स्टोर कर देते हैं 10। तो क्या ये वेरिएबल नेम वैलिड होगा? क्या ये वेरिएबल नेम वैलिड होगा? जी हाँ, वैलिड होगा। पाइथन में इसकी कोई भी मैक्सिमम लेंथ डिफाइन नहीं है। वैसे अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट नहीं दी होती हैं, आप इसको खुद से प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। वहां पे लिखा होता है 72, जो वेरिएबल नेम होता है उसके मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है 72, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इवन आपको टॉप सर्च में ही मिलेगा, सबसे पहले बड़ा बड़ा सा लिख के आएगा। बट एक्चुअल में पाइथन में जो वेरिएबल नेम होता है इसकी कोई भी मैक्सिमम लेंथ नहीं है। आप अपने मन का कितना भी कैरेक्टर यूज करके एक लंबी सी स्ट्रिंग बना करके भी एक वेरिएबल नेम बना सकते हो। बट हाँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखे गए, उसके बारे में थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल नेम बनाएंगे तो वेरिएबल नेम आपका क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। यशवंत लोकल और ग्लोबल हम बताएंगे जब वो टॉपिक आएगा, अभी एक ही साथ सारी चीजें नहीं बताएंगे। क्या होता है लोकल हम तब यूज जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि वहां पे लोकल और ग्लोबल का पॉइंट आता है। अभी अगर हम ये सारी चीजें बताते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स है, हम वो नहीं चाहते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है या वैल्यू स्टोर होती है। जैसे हमने लिखा a = 10, तो ये a क्या है? वैल्यू है, और ये वेरिएबल नेम है। ये क्या है? वेरिएबल नेम है। तो जब हम a इसमें स्टोर करेंगे तो ये क्या करेगा? जब इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड करेगा तो एक मेमोरी ब्लॉक में एक ब्लॉक रिजर्व किया जाएगा, उसका नाम रख देगा a और इसके अंदर 10 स्टोर कर देगा। तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है प्रदीप, अब क्लियर हो गया होगा। कुछ बताने वाले थे, वो कहीं ना कहीं चीजें मिस हो जाती हैं। और ये बता रहे थे कि वेरिएबल का नेम जो होता है वो आप कितना भी लंबा बना सकते हो, इसमें कोई इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दी गई, आप कितना भी लंबा वेरिएबल नेम बना सकते हो। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएबल नेम हमेशा लॉजिकली शॉर्ट रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरिएबल नेम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होने से क्या फायदा रहता है? आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को अगर कोई दूसरा रीड करता है, समझता है, देखता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। अगर मान लीजिए आपने लिखा a b, यहाँ पे लिखा 10 20, तो नहीं समझ में आएगा कि 10 आखिर है क्या, किस टाइप की वैल्यू है जिसको इसमें डाला जा रहा है। यहाँ ये तो समझ में आ रहा कि a वेरिएबल है और 10 वैल्यू है, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि 10 ये किस टाइप की वैल्यू है? जैसे आपको स्टोर करना है मार्क्स, मार्क्स स्टोर करने हैं, या फिर किसी भी टाइप की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एज स्टोर करनी है। तो अगर हमने यहाँ पर एक नाम वेरिएबल बना लिया एज और इसमें 26 स्टोर कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसको देखने के बाद कि यहाँ इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? एज होगी, किसी की एज होगी। बट अगर इसकी जगह पे हमने यूज कर लिया होता a = 26, तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये 26 है क्या? बट यहाँ पर हमने वेरिएबल नेम का क्या बना दिया? एज। तो इसको कोई भी देख के पढ़ के बता देगा कि एक वेरिएबल है एज और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो किसी की एज होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल नेम बना देते हैं ए और इसमें 26 स्टोर कर देते हैं तो किसी को समझ में नहीं आएगा आपके सिवा, क्योंकि आपने बनाया है तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर क्या स्टोर कर रहे हैं। तो हमेशा वेरिएबल क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को भी समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जानी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड होता है जो पहले से मीनिंग हमारे इंटरप्रेटर को पता रहता है। जो पाइथन प्रोग्रामिंग का इंटरप्रेटर है, जिस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को पहले से उसको पता है कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है, रिजर्व वर्ड्स कहे जाते हैं, उनको हम कीवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो कीवर्ड क्या होता है? पाइथन आर रिजर्व वर्ड्स। पाइथन में कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड होते हैं, और उन रिजर्व वर्ड को आप एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम, एज अ क्लास नेम यूज नहीं कर सकते हैं। अभी फंक्शन और क्लास ये दो वर्ड आपके लिए नए होंगे, बट धीरे धीरे करके जब हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे
तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या होता है और क्लास क्या होती है। हालांकि क्लास का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहां तक आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं पड़ेगा, बट फंक्शन हम पढ़ेंगे फंक्शन के चैप्टर में, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा फंक्शन क्या होता है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है और पाइथन के इंटरप्रेटर को पहले से पता होता है उस वर्ड का मतलब क्या है, उसको किस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जिनको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं, इनको यूज करके आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हो, और इनको यूज करके हम किसी भी फंक्शन नेम या क्लास नेम को भी नहीं बना सकते हैं। तो ये एक पॉइंट लिखा है, कीवर्ड इन पाइथन आर रिजर्व वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। देखो यहाँ पर इनको वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं, फंक्शन नेम नहीं बना सकते हैं, और एनी अदर आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर भी यहाँ पर एक वर्ड आ गया। आइडेंटिफायर को थोड़ा समझ लीजिए। आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे हमने लिखा a इक्वल 10, हमने क्या बताया था, a क्या होता है, एक वेरिएबल नेम है। जब भी इस लाइन को रीड किया जाएगा तो मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, और उस ब्लॉक का नाम क्या रखा जाएगा, उस ब्लॉक का नाम रखा जाएगा a, और इसके अंदर 10 स्टोर कर देगा। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स होंगे और लोगों ने पहले भी यूज किया होगा, तो कुछ ब्लॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। तो अगर इनमें से हमें अपना ब्लॉक फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसके नेम से फाइंड आउट होगा। इसके नेम से फाइंड आउट होगा मींस आइडेंटिफाई होगा। तो जो नेम होते हैं, वेरिएबल नेम हो गया, जिनके माध्यम से हम वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेमोरी लोकेशंस में, या हमारे प्रोग्राम में यूज की गई जो वेरिएबल्स हैं उनमें स्टोर की गई वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब है किसी वेरिएबल को दिया गया नाम। जैसे आपने लिखा ABC, तो ये क्या है, वेरिएबल को दिया गया नाम है, और इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिकली हमारे मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर रहता है और ये किसी मेमोरी ब्लॉक को अपने नेम से रिप्लेस कर देता है। आई तो आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर क्या है, जो वेरिएबल को दिया गया नाम होता है उसको आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। प्रदीप अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, परेशान मत होइए, क्या प्रयोग होता है, कैसे यूज करते हैं, वो बताएंगे आपको। अब देखो, देयर आर 35 कीवर्ड्स। ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये एक स्टैटिक नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है नंबर ऑफ कीवर्ड्स चेंज हो जाएं, बढ़ जाएं, कम तो नहीं होंगे बट बढ़ सकते हैं। कम होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे किसी लैंग्वेज में कुछ नए फीचर्स ऐड होते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ते रहते हैं। तो अभी इस समय जो पाइथन हम यूज करते हैं 3.11, या पाइथन 12 जो यूज करते हैं 3.12.2, इसमें जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 35। कितने होते हैं, 35। यहाँ पे मैंने वर्जन इसी वजह से मेंशन किया है। हो सकता है ये क्लास अभी आपकी पेड बैच में चल रही है और कुछ दिनों बाद कुछ नया वर्जन आ जाता है पाइथन का, और उस पाइथन के वर्जन में 37 कीवर्ड्स हो जाते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर आपने बताया था 35 और होते तो 37 है। तो मैंने बता दिया कि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ सकते हैं, कम होने के तो बहुत कम चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 35 मैंने बताया है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि 35 ही होता है या कुछ और होता है। तो यहाँ पर आपको हम प्रूफ के साथ ही चीजें दिखा देते हैं, और आप खुद से भी चेक कर सकते हो अपने सिस्टम में इंस्टॉल जो पाइथन है उसमें कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा हेल्प। हेल्प लिखिए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा बिल्कुल इंटरफेस हमारा चेंज हो गया। हमने जब हेल्प लिखा तो यहाँ पर देखिए इंटरफेस हमारा चेंज हो गया। ठीक, आगे यहाँ पर लिखेंगे, हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा कम दिख रहा हो। ये देखिए, हेल्प के बाद सबसे पहले हमने क्या लिखा था, जो हमारा प्रॉम्प्ट वहां पे आ रहा था, हमने लिखा वहां पे हेल्प।
हेल्प लिखा था इस तरीके से और इंटर की हिट कर दिया, तो ये वाला हेल्प का प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये पाइथन का हेल्प ओपन हो चुका है। अगर हम पाइथन में कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ चीजें फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसमें दिए गए जो फंक्शंस है उसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, तो हाँ, हेल्प के माध्यम से ये चीजें चेक कर सकते हैं। फिर हेल्प के बाद हमने यहाँ पर एक कमांड टाइप किया, क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स नाम का हमने कमांड टाइप कर दिया। अब जैसे हमने कीवर्ड्स नाम का कमांड टाइप किया, हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी टाइप के कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हो। अब आप इसको वन बाय वन काउंट कर लीजिएगा, अभी उतना तो टाइम नहीं कि आपको हम काउंट करके बताएं, बट एक तरीके से आप ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से काउंट कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो निकल के आएंगे वो 35 होंगे। कितने होंगे? 35। बट आप अपने खुद के सिस्टम में देखना चाहते हो तो मैंने तरीका बता दिया आपको। क्या करना है, हेल्प टाइप करना होगा। जब हेल्प पाइथन का ओपन हो जाएगा तो वहां पे आपको याद लिखना होगा कीवर्ड्स, याद रखिए एस लगाना होता है, कीवर्ड्स लिखना है। और जैसे आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो ये बता देगा कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं जिनको हम रिजर्व वर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरीका होता है, इससे आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स को चेक कर सकते हो, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे या बुक्स में देखेंगे तो कुछ जगह 33 लिखा हुआ है, कुछ जगह 32 लिखा हुआ है, और मैंने बता दिया कि 35 होता है। आपको कुछ बुक्स में या नेट पे भी 35 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो बताया गया वो सही है या नहीं। यहाँ से आप इसको चेक करके बता सकते हो। क्लियर? तो ये इंटरेस्टिंग लगा आपको फाइंड आउट करना कि कैसे हम कीवर्ड्स को देख सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। अब वापस आते हैं कीवर्ड्स को और थोड़ा सा समझ लेंगे। अच्छा, एक चीज और बतानी है मुझे। ये जो हमने यहाँ पर कीवर्ड्स लिए हैं, ये जो कीवर्ड्स हमने बनाए हैं, यहाँ पे देखो फॉल्स, नन और ट्रू, ये तीन ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये तीन ऐसे कीवर्ड्स हैं जो टाइटल केस में हैं। टाइटल केस मींस यहां पर सबसे पहला क्या है, एफ जो है कैपिटल में है, और नन में एन क्या है, कैपिटल में है, और ट्रू में टी क्या है, ये भी कैपिटल में है। बाकी जितने भी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वो किस में है, लोअर केस लेटर में होते हैं। प्रदीप, उस पे बेस हम अलग से आपको बता देंगे, अभी कहीं ना कहीं वो चीजें फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी हम उसको फोकस करना शुरू कर देंगे तो आज का टॉपिक मिस हो जाएगा। तो अभी जो जरूरी है उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। याद करना उतना कंपलसरी तो नहीं है, बट आपको कुछ मेन मेन कीवर्ड्स तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप इसमें दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आने वाली क्लासेस इसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स हम यूज करते रहेंगे, तो आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अभी आपको अनेसेसरी इस पे टाइम नहीं देना है याद करने के लिए। जब हम यूज करेंगे, उसका मतलब बताएंगे, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, फिर हमेशा याद रहेगा। अभी आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो इसको अभी रटना मत स्टार्ट करिए। अभी हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में अभी बताएंगे, अभी जस्ट बताने वाले हैं। तो देखिएगा वो कीवर्ड आपको हमेशा याद रहेंगे। इसी तरीके से जब हम आगे बताएंगे तो वो कीवर्ड आपको याद होते चले जाएंगे। तो ये चीजें आप हम पे अभी छोड़ दीजिए, आपको हम पूरा याद करा देंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना पढ़ाया जा रहा है बस उसको मन से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर अभी आपको क्या याद करना है वो पॉइंट नोट कर लीजिए। 35 कीवर्ड्स होते हैं, और इसमें तीन ऐसे कीवर्ड्स हैं, तीन ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, नन, ट्रू एंड फॉल्स। ये सभी क्या हैं, अपर टाइटल केस में होते हैं। बाकी जितने कीवर्ड्स हैं वो क्या है, 32 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोअर केस में होते हैं। सारे के सारे कितने हैं, किस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं। तो यहां से जब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा इससे बाहर आएंगे तो क्या करना होता है, इससे जब आपको बाहर आना होता है हेल्प से, तो आपको यहाँ पर क्विट लिखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। एक बार आपने हेल्प ओपन कर दिया तो हेल्प को आपको क्लोज करने के लिए क्विट करना पड़ेगा, और जब आप क्विट क्लोज कर देंगे तो वापस आप यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न हो जाएंगे। फिर आप अपना प्रोग्राम यहाँ से कर सकते हो। और अभी जब हम सेल स्क्रिप्टिंग का मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमेशा सिंगल लाइन का जब कोड एग्जीक्यूट करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं।
ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ कीवर्ड्स। अब ये पता हो गया कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है जिसको एज अ फंक्शन नेम वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें टोटल 35 कीवर्ड्स होते हैं और 3 ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो टाइटल केस में होते हैं। टाइटल केस क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल है तो उस स्ट्रिंग को क्या कहेंगे, वो टाइटल केस कहते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स एंड नन, ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो टाइटल केस में है। बाकी 32 ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो लोअर केस लेटर में होते हैं, लोअर केस में उनको लिखा जाता है। अब ट्रू एंड फॉल्स जो हमने देखा कीवर्ड्स, उनका मतलब क्या है, उनको क्यों यूज करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल 10, a इक्वल 10 लिखा हमने और b इक्वल लिख दिया 15। आपको पता है यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू अलग अलग है, a और b की वैल्यू दोनों अलग अलग हैं। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट और इस जगह पे लिखा a ग्रेटर देन b, तो इसमें क्या ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन कैसी है, इसमें 10 है और अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब a b से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। और फॉल्स क्या होता है, एक बूलियन वैल्यू है। देखो यहाँ पर क्या है, फॉल्स एक बूलियन वैल्यू है। और आप डायरेक्ट चाहें तो ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे हमने a नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें हम फॉल्स लिख लेते हैं और b में हमने क्या लिखा, ट्रू। तो आपको जब ट्रू या फॉल्स यूज करना होगा तो आपको इसी टाइटल केस में लिखना है। अगर आपने स्मॉल में लिख दिया फॉल्स, अगर आपने स्मॉल में लिख दिया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ट्रू अगर ऐसे लिख देंगे तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कीवर्ड नहीं माना जाएगा। इसको हमेशा टाइटल केस में लिखना है। ए और बी हमने क्या लिखा, ट्रू और फॉल्स को बूलियन वैल्यू भी कहा जाता है, स्टोर कर दिया। अब हम यहां पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या आ गया, फॉल्स। और इसी तरीके से अगर हम बी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट बी, तो क्या मिल गया, ट्रू। यहां पर ए में क्या स्टोर किया था हमने, फॉल्स स्टोर किया था और बी में क्या स्टोर किया था, ट्रू। तो आपको देखिए यहां पे ट्रू हो गया। बूलियन वैल्यू दो वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स, इनको हम बूलियन वैल्यू कहते हैं। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू कौन से होते हैं, 0 से 9 के बीच जो नंबर्स होते हैं उनको हम न्यूमेरिक वैल्यूज कहते हैं। और अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, ए से जेड के बीच जो हम कैरेक्टर यूज करते हैं उनको हम अल्फाबेट बोलते हैं। इसी तरीके से जो बूलियन वैल्यूज होते हैं, बूलियन वैल्यूज दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। ठीक, आगे भी हम इनको यूज करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स में इनका कई बार यूज कर रहे होंगे तो वहां पे और डिटेल में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ट्रू का मतलब कंप्यूटर में 1 होता है, फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक, तो बूलियन वैल्यू अगर पूछ लिया जाए कितनी होती हैं तो दो वैल्यूज होते हैं, एक होती है ट्रू और दूसरी होती है फॉल्स। एक और कीवर्ड होता है जो अपर केस में है, नन। इसका भी मतलब समझ लीजिए क्या है। जैसे हम आमतौर पे कोई वेरिएबल बनाते हैं, हमने यहाँ पर num1 नाम का एक वेरिएबल बनाया और हम इसमें 10 स्टोर कर देते हैं। 10 स्टोर कर दिया, इसमें 10 तो स्टोर हो गया। बट अगर मान लीजिए अभी आप एक वेरिएबल बनाते हो, क्योंकि इसमें पाइथन में आपको पहले से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना होता है, जब हम वेरिएबल यूज करते हैं उसी टाइम पे हम वेरिएबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। बट आप चाहते हो कि अभी एक वेरिएबल आप क्रिएट कर लो, बट उसकी वैल्यू हम बाद में फर्दर कभी भी अपडेट कर देंगे, उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल नेम और यहाँ पर आपको नन लिखना पड़ेगा, तब ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। बट इसके अंदर वैल्यू कोई नहीं रहेगी, ये एम्प्टी वेरिएबल रहेगा। इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी वैल्यू आप बाद में स्टोर कर सकते हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, नंबर हो, बुलियन हो, किसी भी टाइप की वैल्यू आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं नम इक्वल, या फिर हम यहाँ पर ए बी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ लिखा हमने नन और प्रिंट करते हैं ए बी, तो नन। देखो 3 कीवर्ड्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं, ट्रू, फॉल्स और नन। तो नन का भी मतलब समझ में आ गया। नन हम तब यूज करेंगे जब
वेरिएबल क्रिएट करने के जस्ट बाद हमें उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करनी, जस्ट हम उस वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने नल लिख दिया। अगर आप चाहते कि ए बी लिख दें, इसको छोड़ दें, तो सिंटेक्स एरर आती, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपको इमीडिएट वैल्यू असाइन करनी होती है, जो कि हम अभी नहीं करना चाहते हैं। हम इसकी वैल्यू को बाद में किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, बट अभी हम इसको एज अ वेरिएबल क्रिएट कर देना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू असाइन करनी है। क्या करेंगे, नन लिख देंगे। तो नन क्या होता है, एक एम्प्टी वैल्यू है, और बाद में फर्दर इसको हम किसी भी चीज से चेंज कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब देखो ए बी में हमने नन असाइन किया था, और जब हम ए बी को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नन आ रहा है। तो 3 कीवर्ड आपको याद हो गए होंगे, ट्रू, फॉल्स और नन। इसी तरीके से जब हम आगे कुछ और नए कीवर्ड यूज करेंगे डिफरेंट पर्पज से, तो वो कीवर्ड भी आपको याद होते रहेंगे। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए कि 35 कीवर्ड हैं, कैसे याद होगा। तो आप ज़्यादा अपने माइंड पे उतना प्रेशर मत डालिए, और बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचना है। जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उतना सोचिए, बस वहीं तक सीमित रखिए। ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीज़ें आपके अंदर स्टोर होती रहेंगी, फिर आपके पास एक पूरा नॉलेज बैंक हो जाएगा पाइथन का, फिर आप पाइथन में मास्टर हो जाएंगे। बट जब भी कुछ नया पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, उस डर को बाहर रखना है, और इंटरेस्ट के साथ क्लास देखनी है, और अपनी क्वेरीज को पूछना है, डाउट नहीं रखना है। जैसे प्रदीप है, या बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किया, आशुतोष हैं, और भी कुछ लोग थे जिनके चैट मैसेज ऊपर जा चुके हैं, शिवम हो गए, ये लगातार क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इनके अंदर जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो रहे हैं। बाद में कभी वैल्यू असाइन करनी होगी तो आप उसी सेम वेरिएबल को यूज कर लीजिए, उसमें 10 20 15 कुछ भी स्टोर कर दीजिए। ठीक, चलिए एक बार हम दिखा देते हैं। ओके शिवम, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए नन था, ए बी क्या था, नन था, इसको एम्प्टी रखा था, हमने अभी 27 स्टोर कर दिया, और प्रिंट किया एबीसी, 27 हो गया। ठीक, वैल्यू असाइनमेंट का तरीका सेम है, आपको वेरिएबल नेम और इक्वल वैल्यू, ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए, सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी, कहीं पर कोई वैसी दिक्कत नहीं होगी, बट आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और पाइथन से जिनको डर लगता है उनको खासतौर पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वही कीवर्ड्स हैं जो अभी आपको हमने प्रिंट करके दिखाए थे। हेल्प के अंदर जाके हमने कीवर्ड्स लिखा, और वहां से आपको ये पता चल गया। यह संकेत प्लीज बताइए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। इतने सारे हेलो लिखने का कोई मतलब नहीं, आप अपना क्वेश्चन डालिए। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हो। ठीक, हर एक में हमने लगभग, हाँ ठीक है, 7 रखें ताकि आपको याद हो जाए। 7 का एक एक कॉलम में आपको मिल जाएगा। टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। अंकित, आप अपना हो सके तो क्वेश्चन भी टाइप कर दीजिए। हेलो बहुत बार हो चुका है। यूजिंग कमेंट्स, अब हम कमेंट्स की बात कर लेते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। अब हम थोड़ा सा दूसरे मोड का इस्तेमाल करेंगे। ये हम अभी यूज कर रहे थे सेल स्क्रिप्टिंग मोड। पाइथन में 2 मोड होते हैं। जब आपको सिंगल लाइन का कोई प्रोग्राम लिखना होता है, तो सिंगल लाइन अगर आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तो हम यहाँ पर सेल स्क्रिप्टिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। सेल स्क्रिप्ट, अंकित आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हो आप। सेल स्क्रिप्टिंग मोड का तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें सिंगल लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, सेल स्क्रिप्टिंग मोड। अगर आपको एक से ज्यादा, प्रदीप अभी जितने कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो जब जब जरूरत होगी जितने कीवर्ड्स की, उतने उतने हम आपको बताते जाएंगे। और पूरे कीवर्ड्स आपको याद भी नहीं करना होता है, बस आप मोटे तौर पे जो मेन कीवर्ड्स हैं जिनको हम आपके सिलेबस में जो दिए गए टॉपिक्स हैं उसमें जब यूज करेंगे, तो उतना आप याद हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हर चीज की अलग अलग क्लास प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। अभी हमारा मेन टारगेट है पूरा सिलेबस और अच्छे से कवर करना। अब ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, सभी के अलग अलग। अंकित बिल्कुल, कल क्लास चलेगी, और कल क्लास कब होगी, किस टाइम पे होगी, इसका हम अपडेट आपको कल मॉर्निंग में नोटिफिकेशन के माध्यम से दे देंगे। कुछ बताने वाले थे, मिस हो गया। हाँ, ये बात कर रहे थे, कमेंट्स हमें बताना है।
तो एक तो मोड ये होता है हमारा सेल स्क्रिप्टिंग मोड, जिसमें हम सिंगल सिंगल लाइन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इसको यूज करते हैं। अगर आपको एक लाइन से ज्यादा का कोड लिखना है तो आप यहाँ पर फाइल मेन्यू पे जाइए, ये हमारा फाइल मेन्यू हो गया, यहाँ पर फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ये न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया विंडो आ जाएगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पर आप कितनी भी लाइन का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, कितनी भी लाइन का कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा num1 इक्वल 20, फिर लिखा यहाँ पे num2 इक्वल 15, और इनमें बताना चाहते हैं कि num1 में क्या है, और हम चाहते हैं कि इसके बारे में अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा देख रहा है, कमेंट्स बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, वो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में लिखे गए स्टेटमेंट के बारे में बताता है, बट वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। तो हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो कमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको सिंगल लाइंस का कमेंट लिखना होता है तो हैश यूज करेंगे, और यहां पर जैसे हमने लिखा फर्स्ट वैल्यू, इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहां पर इस जगह पे लिखा सेकंड वैल्यू। चलो ये प्रोग्राम हमने लिख दिया, अब इसको समझ लीजिए। यहां पर ये आपको पता चल गया कि ये वेरिएबल होता है और ये वैल्यू है जो इसमें स्टोर हो जाएगी। हम अगला जो यूजर हमारा प्रोग्राम देखने वाला है उसको हम गाइड करना चाहते हैं कि इस लाइन में किसके लिए प्रोग्राम लिखा गया, ये स्टेटमेंट क्या है। तो उसमें बता दिया कि ये फर्स्ट वैल्यू है, ये कमेंट है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इतने सेक्शन को वो क्या करेगा, छोड़ देगा, इसको कमेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसको प्रोग्राम का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये जस्ट हम अपनी हेल्प करने के लिए, या हम चाहते हैं हमारा अगर कोई प्रोग्राम रीड कर रहा हो तो अगर हम उसे किसी पार्टिकुलर लाइन के बारे में बताना चाहते हैं कि लाइन क्यों लिखी गई, इसमें किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की प्रोसेसिंग है, तो हम वहां पर ये कमेंट यूज कर लेते हैं। जब आपको सिंगल लाइन का कमेंट यूज करना होता है तो आप हैश सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। यहां पर हमने लिख दिया सेकंड वैल्यू, तो इसको रीड करके पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, सेकंड वैल्यू इसमें असाइन की जा रही है। यहां पर हमने एक वेरिएबल बनाया सम, और यहां पर देखिए num1 और num2 दो वेरिएबल्स हैं जिनको टोटल किया, और यहां पर हमने कमेंट में लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स। मतलब अगर कोई रीड करता है जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होगा, वो भी बता देगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसका मतलब क्या है, दो नंबर का सम करने के लिए स्टेटमेंट लिखा गया है। तो ये हमारे प्रोग्राम का इतना जो है वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर ये मैसेज डाल दिया, और उसके बाद हम इक्वल के बाद चाहते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट में क्या आएगा, 35 आएगा, तो लिखा होगा सम इक्वल 35, और ये क्या हो गया, सिंगल लाइन का कमेंट हो गया, ये सिंगल लाइन का कमेंट हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहां से कुछ चीजें और अब आपको समझनी है। जब आप स्क्रिप्ट मोड से बाहर आ जाएंगे और यहां पर अगर आप मल्टी लाइन का प्रोग्राम लिखना है तो यहां पे टाइप करेंगे, और यहीं पर देखिए एक रन का ऑप्शन दिया रहता है, रन का एक मेन्यू दिया गया है। इस रन मेन्यू पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर इसमें एक शॉर्टकट की होती है F5। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको F5 पर क्लिक करना होगा। बट जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो अभी देखिए यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है, आपको इसके किसी भी नेम से सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जैसे रन पे क्लिक करते हैं
ये रन करने से पहले हमें सेव करने का एक विंडो दे देगा। तो ये देखिए विंडो आ गया। पहली बार रन कर रहे थे और इस फाइल को हमने सेव नहीं किया था, तो अब हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। यहां पर हम सेव कर देते हैं इसको mypro.py। py क्या होता है? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जब भी पाइथन की कोई भी फाइल सेव की जाती है अपने सिस्टम में, तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .py। .py एक्सटेंशन होता है। इससे सिस्टम को समझ में आ जाता है कि ये जो फाइल है इसके अंदर क्या है, पाइथन का कोड है। जैसे .doc लिख देते हैं। doc किसका होता है? वर्ड की फाइल। सिस्टम को पता चल जाता है कि ये फाइल किसकी है, वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड की, तो इसको एमएस वर्ड पे ओपन करना है। फाइल एक्सटेंशन हमारे सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइड करता है। सत्यम, मैंने शायद बताया भी था कि कल क्लास कितने बजे होगी, इसका अलग से नोटिफिकेशन डालेंगे, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए हो सकता है सेम टाइम पे रखें, बट कल संडे है, कई और एक्टिविटीज होती हैं, तो मे भी इसका टाइम चेंज हो सकता है। तो उसका अपडेट आपको पहले से दे दिया जाएगा, परेशान मत होइए। तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो पाइथन py क्या होता है? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है। अगर आपके सिस्टम में कोई भी ऐसी फाइल जिसमें .py लिखा गया, वो कौन सी फाइल होगी? पाइथन की फाइल होगी। और ये क्या है? फाइल का नेम। ये नेम आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे माई प्रो रखा, मतलब मेरा प्रोग्राम, और .py, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब देखिए इस नाम से, अच्छा ठीक है, परमिशन पूछ रहा है कि सेव करने के लिए, यहाँ पे परमिशन, सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। दोबारा से रन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट आ चुका है, सम इक्वल 35 आ गया। सम इक्वल 35। तो सिंगल लाइन का कमेंट कैसे यूज करेंगे? हैश से शुरुआत होती है। सिंगल लाइन कमेंट की शुरुआत कैसे होती है? हैश से शुरुआत होती है। बट अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का कमेंट लिखना है, जैसे यहां पर कोई लाइन कॉपी कर लेते हैं हम और इसी को नीचे ले आएंगे, यहां पर मान लेते हैं ये वाला ट्रिपल कोट्स हम दे देते हैं, और इसके बाद हम कितनी भी लाइन की इसमें हैश लगाने का कोई मतलब नहीं है। और जब तक हम ट्रिपल कोट्स क्लोज नहीं करते हैं, तब तक ये क्या माना जाएगा? कमेंट्स ही माना जाएगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में। तो ट्रिपल कोड हमने यहां से स्टार्ट किया और ट्रिपल कोड को यहां तक हमने यहाँ पे क्लोज किया है। इस बीच जितनी भी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखे होंगे, उसको जब प्रोग्राम रन होगा तो इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। ये क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं। और कमेंट कभी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, वो एग्जीक्यूशन टाइम पे कंसीडर नहीं किया जाता, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जस्ट ये हमारी या फिर हमारे प्रोग्राम को कोई जो यूजर या रीडर रीड कर रहा है, उसकी हेल्प करने के लिए लिखा जाता है। क्योंकि अभी सिंपल प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो चीजें समझ में आ रही हैं, बट जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोग्राम लिखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, कोड के लाइंस होते हैं। हर लाइन का मतलब हमेशा हमें याद नहीं रहता है। हमारा खुद का भी प्रोग्राम होगा, कुछ दिन बाद हम भूल जाएंगे कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी, किस पर्पज से लिखा गया था, किस टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर हो रही। तो अपनी गाइड करने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर अगर रिक्वायरमेंट है तो हम सिंगल लाइन का कमेंट यूज कर लेंगे, और अगर हमें जरूरत है मल्टी लाइन में कमेंट्स लिखने का, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का मल्टी लाइन का कमेंट यूज कर लेंगे। जैसे ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मल्टी लाइन कमेंट्स का एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे यहीं पर हम लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ये हमने यहाँ पर ज्वाइन लाइव क्लास
समथिंग कुछ भी मैसेज जस्ट हमें दिखाना है, इस वजह से हम इसको टाइप कर दे रहे हैं। तो अब देखो ये प्रोग्राम से पहले लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, अगर आपको कुछ भी कोई प्रोग्राम लिखना है उसके बारे में पहले आपको पूरा सिनेरियो लिख देना है कि किससे संबंधित है, तो आप मल्टी लाइन का कमेंट ऐसे लिख सकते हो और सिंगल लाइन का कमेंट हैश से लिखना है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मल्टी लाइन क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। मल्टी लाइन में हम एक से ज्यादा लाइंस में अपनी बात रख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और सिंगल लाइन में हमेशा सिंगल लाइन में ही वो पूरा कमेंट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो वापस चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यही मैंने बताया, दो तरह के कमेंट्स होते हैं पाइथन में, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। नीचे अगर जाएंगे तो इसके एग्जांपल्स हमने दे दिए, जैसे यहाँ पर हैश, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज अ कमेंट, हैश लगा हुआ है मतलब ये सिंगल लाइन कमेंट है, हैश लगा है मतलब सिंगल लाइन कमेंट है। और अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो मल्टी लाइन, दिस इज अ कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट वन लाइन, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल किया गया, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हो और डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चल जाएगा। यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज किया है, तो ये भी अलाउड होता है, ऐसा भी आप कर सकते हो, या सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लीजिए, ये भी अलाउड है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, पाइथन लिटरल्स, ये टॉपिक अब हम कल डिस्कस करेंगे। किसी ने प्रीवियस क्लास में पूछा भी था लिटरल्स के बारे में, तो मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया था क्या होता है। हाँ बिल्कुल, प्रदीप, लेकिन जो शॉर्टकट कीज हम यूज करते हैं ना वो जो हम आईडी यूज करेंगे उस पे वैरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे भी हम बीएस कोड यूज करेंगे उसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं, शॉर्ट कीज दी गई हैं, तो अगर हम चाहें तो कुछ लाइन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे और कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दिया तो सब कमेंट लाइन बन जाएंगी, तो वो बीएस कोड में चलता है। अब ये बीएस कोड का जो शॉर्टकट की है वो पाईचार्म पे नहीं चलेगा, और जो पाईचार्म का शॉर्टकट की है बीएस कोड पे नहीं चलेगा, और जो बीएस कोड या पाईचार्म के शॉर्टकट कीज हैं वो आईडीएलई पे नहीं चलेंगे, तो सबका शॉर्टकट की अलग होता है। ठीक, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। हाँ, आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो ये चीज़ें अच्छे से सीख लो, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कंजम्पशन कम होगा, जब आप टाइप करेंगे तो आपको मैनुअली कुछ चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास का सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो अभी। अब आप में से कई लोगों की क्वेरीज आई हुई हैं, तो जल्दी से एक बार वन बाय वन पूछ लेते हैं। सौरभ पटेल, जय, आपका 2 बार आया हुआ है कॉल रिक्वेस्ट। राजू कुमार, विकास मौर्य एंड प्रीति, आप में से जितने भी लोग इस समय लाइव हैं, यस प्लीज आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है प्लीज बताइए। जय, राजू, विकास एंड प्रीति। अभी किसी की आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ अगर किसी के पास आवाज़ पहुंच रही है तो जल्दी से पूछिए। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और कल मिलते हैं। कल क्लास का टाइमिंग वगैरह आप सभी को शेयर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ एक बार सब बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, क्या आज का जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो चाहिए प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आई है, प्लीज़ एक बार बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मनी पीडीएफ ऑलरेडी आपके कोर्स में अवेलेबल है, आप लाइव क्लास पीडीएफ नाम से फोल्डर आपके कोर्स में दिया गया है, उसको आप ओपन कर लीजिए, वहां पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारी पीडीएफ मिल जाएंगे।
संग्राम टाइम तो चेंज करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी बैचेस हैं उन सभी के टाइम स्लॉट्स पहले से सेट हो चुके हैं। तो अगर एक किसी सब्जेक्ट का चेंज करते हैं तो बाकी पूरा बैच, जितने भी बैचेस चल रहे हैं सभी की टाइमिंग डिस्टर्ब होगी। तो प्लीज अभी ये पॉसिबल नहीं है। रन की शॉर्टकट की F5 होती है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सब प्लीज रिवीजन करते रहिए, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया उसको आप खुद से भी एक बार रिवाइज करके, जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम हमने कराए हैं उस टाइप के प्रोग्राम खुद से भी करके देखिए। अब आपके आपके मोबाइल फोन ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप के अंदर ही प्रोग्रामिंग का फीचर दे दिया गया, तो आप घर बैठे ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज्ञानएक्सपी की जो वेबसाइट है उस पर भी प्रोग्रामिंग फीचर दे दिया गया है, तो वहां से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए बाय बाय।